24 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र। जनता के हित और अधिकार के लिए सरकार तैयार, कहा जनता के लिए बेहतर साबित होगा बजट। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र को लेकर सरकार पर हमलावर विपक्ष। मैया सम्मान योजना को लेकर सरकार पर कसा तंज। दरभंगा दौरे पर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री। मखाना बोर्ड की घोषणा के बाद पहली बार दौरा। केंद्रीय मंत्री ने मखाना किसानों से की मुलाकात। नालंदा में केंद्रीय बजट पर बोले मंत्री श्रवण कुमार, कहा बिहार के विकास को गति देने वाला केंद्रीय बजट। केंद्र सरकार के प्रति मंत्री ने जताया आभार। और निर्माणाधीन एसएलबीसी सुरंग हादसा। सुरंग में फंसे गुमला जिले के 4 मजदूर। अचानक पानी के रिसाव के कारण हुआ हादसा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 24 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, जिसको लेकर जनता के हित और अधिकार के लिए ये बजट बेहतर हो और विपक्ष के सवालों को बेहतर जवाब मिले, जिसकी तैयारी सरकार कर ली है। सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि इस बार जनता के लिए ये बेहतर बजट साबित होगा। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं, महिलाओं की सम्मान राशि को भी पहुंचाने का काम करेंगे। विपक्ष के जो भी सवाल रहेंगे उस पर डट के जवाब देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी बतला सकती है, लेकिन जहां तक बजट सत्र प्रारंभ होने और सुचारू रूप से चलने का सवाल है, तो हम सत्ता पक्ष की ओर से ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से बजट सत्र चलेगा और हम ये उम्मीद करते हैं कि सदन के पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के राज्य की जनता के हित में सार्थक और स्वस्थ चर्चा करेंगे। जो अच्छी बातें आएंगी, सत्ता पक्ष उन अच्छी बातों को, अच्छे सुझावों को आत्मसात करेगी। ये भरोसा हम दिलाते। बिल्कुल, देखिए मैराथन बैठक हुई है, नए प्रभारी आए हैं, सभी विधायकों को और सभी मंत्रियों को उन्होंने टास्क दिया है और निश्चित तौर पर हम सब काफी एक्साइटेड हैं, क्योंकि सरकार बनने के बाद पहला बजट सत्र है और सारे विधायकों में सारे पुराने हैं, कुछ नए हैं, तो जो नए हैं उनमें काफी उत्साहित है। हम लोगों ने उनको फीड दिया है कि कैसे क्या करना है, कौन सा प्रश्न कौन सा उठाना है, कौन सा नहीं उठाना है। और हमें तो लगता रहे कि विपक्ष है कोई, तो मैंने कहा कि सर हम लोग काफी मजबूती के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े रहेंगे। और सभी विधायकों को कहा कि आप लोग जब मंत्रियों पे कोई अटैक करे तो अटैक में तो दम है नहीं लोग में, तो वो वाली बात तो नहीं है, तो सब लोग खड़ा हो जाना और एक मैसेज देना कि हम लोग सरकार के साथ हैं। लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी जो भी रणनीति आज बनाएगा, हम लोग एकदम विधायक उनके साथ खड़े रहेंगे, मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और जनता को जो उम्मीद है कि बजट मिलेगा, अच्छा बजट मिलेगा। हम लोगों ने काफ़ी अच्छा होमवर्क किया है और काफ़ी लोगों से राय भी लिया है, आम जनता से राय लिया है, गरीबों से भी राय लिया है, मध्यम वर्ग से राय लिया है और इनफैक्ट जो हमारे मीडिया बंधु हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट है, उनसे भी मैंने राय लिया है कि बजट हम अच्छा बनाएं तो उसका प्रारूप कैसा होगा और इसके ढांचे कैसे होंगे। तो हमें लगता है कि एक अच्छा बजट हम लोग पेश करेंगे, झारखंड के हित में बजट पेश करेंगे। तो वही झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। इस बजट सत्र को लेकर कांग्रेस पार्टी रणनीति बनाने के लिए राजधानी रांची के सर्किट हाउस में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बैठक की अध्यक्षता नवनियुक्त कांग्रेस झारखंड प्रभारी के राजू के नेतृत्व में आयोजित की गई है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव सहित तमाम कांग्रेस कोटे के मंत्री विधायक मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस प्रभारी के राजू ने जानकारी देते हुए कहा कि आज एक अहम बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी पदाधिकारियों को टास्क दी गई है। जनता के बीच हर महीना हर महीने किसी भी पदाधिकारी के द्वारा पहुंचकर कार्य करने की अपील किए, साथ ही और बजट सत्र में विपक्षी सवालों को बेहतर तरीके से सामना करने की प्रशिक्षित किए गए। तो वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि बजट सत्र को बेहतर तरीके से चलाने के साथ ही साथ कांग्रेस के जो अपने मुद्दे रहे उस पर सरकार के साथ बैठकर इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज हमें हमारा कांग्रेस पार्टी का एमएलए मिनिस्टर के साथ हमारा सीएलपी लीडर पीसी प्रसाद माई प्रभारी के नाते एक बैठक किया। बहुत विस्तार रूप से
कुछ बिंदु पर डिस्कशन हुआ। उसमें सबसे पहले हम कुछ डिसीजंस लिया। वो डिसीजंस वो निर्णय आपके सामने रखना चाहते। हमारा एमएलएस 12 एमएलएस, हर एक एमएलए को 2 डिस्ट्रिक्ट्स हम अलॉट किया। हमारा एमएलएस का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनेगा, हर महीने वो दोनों डिस्ट्रिक्ट जाके डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी मीटिंग्स को हाजिर होना। दैट मीन्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी मीटिंग्स एवरी मंथ ऑन ए शेड्यूल्ड डे रहेगा। हमारा एमएलएस जाके वो मीटिंग्स में डिस्कशन करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे और पीपल्स का इश्यूज के बारे में बात करेंगे और क्या इश्यूज हमारा गवर्नमेंट तक लेके जा रहा वो इश्यूज पता करेंगे। ये हम निर्णय लिया। ये मीटिंग्स का शेड्यूल जो होगा वो हम तैयार करके नेक्स्ट 1 ईयर का शेड्यूल हम इधर से भेजेंगे ताकि एवरी मंथ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी मीटिंग रहे। इस बजट सत्र में कितना महत्व का है, लेकिन जो इशू है, जो कांग्रेस के इशू हैं, जो गठबंधन के इशूज है, उस इशूज पर हमारे एक विधायक गंभीर है और पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि जो इशूज पहले से चल रहे हैं, जैसे जाति जनगणना, ओबीसी के आरक्षण, इन तमाम विषयों पर हम सरकार के सामने फिर से इस विषय को जागृत करेंगे। चाहिए सरकार ओबीसी को आरक्षण देने के लिए बिल भी पास किया, भारत सरकार अब तक क्यों अटकाई हुई है, इन प्रश्नों को हम सब लाएंगे, सरकार उसके समाधान के रास्ते दिखाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार का बजट 3 मार्च को आने वाला है, जिसको लेकर विपक्ष अभी से सरकार पर हमलावर दिख रहा है। जमशेदपुर पूर्वी से बीजेपी विधायक पूर्णिमा साहू ने राज्य सरकार को इस बजट को लेकर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मैया सम्मान योजना की तरह ये आम बजट ना हो। और विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्ग का ख्याल रखते हुए बजट को पेश करे। तो वही सरकार के मंत्री रामदास सोरेन ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। बजट का देखा जाए तो सभी को इंतजार कि अब ये बजट ये लोग निकालता कैसा है, क्योंकि बजट हम तो चाहेंगे हमारी महिलाओं, हमारे बच्चों, हमारे वृद्धाओं को नजर में रखते हुए बजट निकाला जाए, हमारे किसानों को नजर में रखते हुए बजट निकाला जाए। क्योंकि आपने देखा कि मैया सम्मान योजना में लाखों का तो उन्होंने बजट निकाल दिया, पर बाकी जो विभाग है इससे प्रभावित हुए, बेहद प्रभावित हुए। हमारी जिन्हें आज की डेट में जिन्हें ज्यादा जरूरत है उन्हें उस चीज का लाभ नहीं मिल पा रहा है, हमारे वृद्धाओं को लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैया योजना दे रहे, बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है कि हमारी मैयाओं को सम्मान मिल रहा है, पर क्या सही मायने में सम्मान मिल रहा है? क्योंकि मेरे पास, मैं तो कार्यालय में बैठ रही हूँ, हमारे जनता से कंटिन्यू संपर्क में हूँ, तो मेरे पास तो मैया भी आ रही है, वृद्धा भी आ रही है, विकलांग भी आ रहे हैं। उनका तो यही कहना है कि मैया योजना का पैसा मिला नहीं है, जो मिला है वो सिर्फ आपके दिसंबर माह का मिला है, जनवरी का नहीं मिला है, फरवरी का नहीं मिला है। अब जैसा पेपर आपके अखबारों के माध्यम से हमको पता चला कि ये एक साथ देने की बात कर रहे हैं, 7500 रुपए एक साथ सभी जो है माताएं बहनों को देने की बात कर रहे हैं। तो मैं तो चाहूंगी एक साथ आप वृद्धाओं का पेंशन भी है वो भी दे दीजिए, जितने 6 महीने का रुका हुआ इनका पेंशन है सितंबर माह से, तो वो भी आप एक साथ निकाल दीजिए ताकि इन्हें भी संतुष्टि मिले। और सबसे ज्यादा जरूरत हमारे वृद्धाओं को है, क्योंकि इनके पास कोई जरिया नहीं होता अपने जीवन यापन करने का। जीवन के जो खर्चे होते हैं छोटे मोटे, दवाई को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर, वो उस खर्चे को निकालने के लिए उन्हें डिपेंड होना पड़ता है। मखाना बोर्ड की घोषणा के बाद पहली बार मिथिला की धरती पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा पहुंचे और किसान पंचायत में मखाना किसानों से मुलाकात किया। साथ ही मखाना की खेती को समझने के लिए मखाना अनुसंधान केंद्र के परिसर स्थित तालाब में बीज की बुआई की है। इस दौरान कृषि मंत्री किसानों से मखाना की खेती में हो रही परेशानी की जानकारी ली और समाधान का भरोसा दिया। किसान कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
और इसलिए किसानों के कल्याण के लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। हम जिस मिथिलांचल में बैठे हैं वो मखाने की खेती के लिए जाना जाता है और लगभग देश और दुनिया का 80% से ज्यादा मखाना बिहार में इस क्षेत्र में उत्पादित होता है। पिछली बार जब कृषि भवन में उप मुख्यमंत्री जी के साथ हम बैठे थे, कृषि मंत्री जी के साथ बैठे थे, तब मखाना के उत्पादक किसानों से भी चर्चा हुई थी, कुछ समस्याएं आई थी। बिहार की किसानों की आवश्यकता को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया कि मखाना उत्पादित करने वाले किसानों की न केवल समस्याओं का समाधान करना है, बल्कि उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादन की लागत कैसे घटे, कठिनाइयां कैसे कम हो, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सारे काम करने के लिए मखाना विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। अब मखाना विकास बोर्ड बनना है, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, लेकिन केवल दिल्ली में बैठ के मखाना बोर्ड बन जाए उससे काम नहीं चलेगा। जो किसान है उत्पादित करने वाले, पोखर में, तालाब में जल भराव जहां जहां है पानी, वहां जब तक उनसे चर्चा नहीं होगी तब तक सही अर्थों में मखाना विकास बोर्ड के उद्देश्य पूरे नहीं होंगे। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्रीय बजट को बिहार के आर्थिक विकास को गति देने वाला बताया। मंत्री श्रवण कुमार रविवार को नालंदा में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की प्रगति और तरक्की के लिए लगातार काम कर रहे हैं। केंद्रीय बजट में बिहार को अन्य राज्यों से ज्यादा तवज्जो देने पर केंद्र के प्रति मंत्री श्रवण ने आभार प्रकट किया। अपने संबोधन के दौरान मंत्री श्रवण कुमार महागठबंधन पर हमलावर दिखे। बजट में 2600 करोड़ परिव्यय की व्यवस्था की गई बिहार के आर्थिक तस्वीर को बदलने के लिए, आधारभूत संरचनाओं के लिए पटना में, पूर्णिया में, बक्सर में, भागलपुर में, बोधगया में, राजगीर में, दरभंगा में एक्सप्रेसवे का भी निर्माण होगा। और जब एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा तो आवागमन भी सहूलियत मिलेगी और देश विदेश से जो पर्यटक आएंगे इन जगहों पर उनको और अच्छा लगेगा। बिहार अपहरण उद्योग का रूप ले लिया था। बिहार में घोटाला का प्रदेश कहलाने लगा था। बिहार जंगल राज का प्रदेश कहलाने लगा था। अगर इससे मुक्ति मिली है, इससे निजात मिली है, तो श्री नीतीश कुमार जी ने इससे निजात दिलाया है, एनडीए की सरकार ने निजात दिलाया है और फिर इस युग में कोई जाना नहीं चाहता। अब हर व्यक्ति समरस समाज की तरफ जा रहा है। सबका विकास, सबकी उन्नति, सबकी तरक्की की तरफ जा रहा है, जो देश के प्रधानमंत्री जी का नारा है। उस नारे के साथ हम सब लोग चलेंगे तो देश की तरक्की होगी, देश में अमन होगा, शांति होगा, भाईचारा होगा, प्रेम होगा और जहां यह सब कुछ होगा वही तरक्की होगी। झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि मैं सभी धर्मों को सम्मान करता हूं। कुंभ जाने वाले लोगों को सहयोग से भेजने का काम कर रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे किसी प्रकार से मेरे प्रति आरोप खुद नहीं लगाते, बल्कि कोई और के कहने से कहते हैं। मंत्री ने बाबूलाल मरांडी को बीजेपी छोड़ देने की नसीहत दी और अपनी पुरानी पार्टी जेवीएम को फिर से शुभारंभ करने के लिए कहा। अच्छा, ये बताइए, कल आप देखे होंगे कि मैंने भव्य शिव मंदिर जनता को समर्पित किया, तो मैं कुंभ के श्रद्धालुओं को मेरी आपत्ति क्यों होगी? मैं तो गाड़ी पैसा दे के कुंभ भेज रहा हूं लोगों को। अब बाबूलाल जी को फ्री टाइम मिला है,
कुंभ की आस्था पर तो कभी कभी मैं सोच नहीं सकता बाबूलाल जी कहाँ से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और हमें लगता है कि बाबूलाल जी एक आदिवासी है, वो खुद नहीं बोलते हैं, कोई बोल रहा है उनके पीछे। अब कौन बोल रहा है, ट्विटर कौन चला रहा है उसका। मैं तो बाबूलाल जी से आग्रह किया कि सर आप एक अच्छे नेता हैं, आप झारखंडी हैं, लोकल हैं, आदिवासी हैं, आदिवासी इरफान साहब के दिल में बसता है। आप छोड़िए सब भाजपा, हटाइए भाजपा, हटाइए ट्विटर, मजाक बना रहा है, आपको हल्का कर रहा है। बाबूलाल जी को समझना चाहिए कि आदिवासियों के बाद सबसे बड़ी आबादी इरफान अंसारी के है। यहाँ इरफान अंसारी पे आप कोट कर रहे हैं, क्यों भाई? हम लोग जब एक भाई भाई है हम लोग, तो अब भाई भाई देखिए वोट दिए, हम लोग सरकार में शामिल हुए। मैं तो सलाह दूंगा बाबूलाल जी को, चाहे छोटी मुंह बड़ी बात, भाजपा छोड़िए इमीडिएट, एकदम भाजपा छोड़ दीजिए आप, जीबीएम चले जाइए अपना। अरे खत्म क्या होता है राजनीति में भाई। बाबूलाल जी को मैं कहूंगा कि झारखंड विकास मोर्चा आपको स्थापित कीजिए, तीसरा मोर्चा होना चाहिए यहाँ पर। और आप बताइए भाजपा के पास अभी देख लीजिए सदन में सदन नेता नहीं है उसका, कैसे अटैक करेगा बताइए, क्या सोच है। आप ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आप मान चुके हैं कि हम कमजोर हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष से खूबसूरती होता सदन का, उसको भी आप डेमोलाइज कर रहे हैं। अभी तक नेता प्रति विपक्ष के नेता प्रति क्यों नहीं दिया आपने, कहां प्रॉब्लम है, किसको प्रॉब्लम है बताइए। बीते शाम जामताड़ा में आयोजित एक जलसा कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी शामिल हुए, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उर्दू भाषा पर दिए गए बयान की कड़ी निंदा की। मंत्री ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए और अनावश्यक भड़काऊ टिप्पणियों से बचना चाहिए। मंत्री ने जोर देकर कहा कि उर्दू किसी जाति या धर्म विशेष की भाषा नहीं है, बल्कि ये सभी समाज को जोड़ने वाली भाषा है। सदन में कहता है कि उर्दू पढ़ा रहा है, मौलवी बनेगा, कट मौलवी बनेगा, कट मुल्ला बनेगा। मैंने जोगी को कहा है, जोगी याद रखना, अपने दायरा मत क्रॉस करो जोगी। क्या बात, हम झारखंडी जरूर है, तुम्हारा एक एक बोली पर बात कर रहे हैं। संभाल कर बोलो, तौल कर बोलो, और अनाप शनाप मत बोलो, बता दे रहे। याद रखना झारखंड में ही कांके है। जी जी बिल्कुल, ज्यादा बोलोगे गड़बड़ाओगे तो कांके में हम भर देंगे। क्या बात, पागल खाना है कांके, याद रखना। उत्तर प्रदेश उठा के लाके कांका में हम भर्ती कर देंगे तुमको। क्या बात है सर, सलाम है सर आपका। उर्दू से नहीं टकराना, उर्दू कोई किसी जात का जुबान नहीं है योगी। बिल्कुल हक है। उर्दू समाज को जोड़ता है, उर्दू नेताओं के पहली पसंद है उर्दू। कोई ऐसा देश नहीं है जहां उर्दू नहीं है, याद रखिएगा। तो वहीं देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद करमजीत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ उनके आवास पहुंचे। उनके साथ स्थानीय सांसद मनीष जायसवाल और सदर विधायक प्रदीप प्रसाद भी मौजूद रहे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सर्वप्रथम शहीद करमजीत सिंह की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके साथ ही उन्होंने शहीद के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि सरकार ऐसे वीर सपूतों के परिवारों के साथ हमेशा खड़ी है। जमशेदपुर वन प्रमंडल और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की ओर से रन फॉर वन का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन शामिल हुए। आयोजित दौड़ को शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, आरसीसीएफ स्मिता पंकज, डीएफओ सबा आलम अंसारी और एचसीएल एमडी और अन्य अधिकारियों अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और आपको बताते चले कि मंत्री ने वन के महत्व को बताते हुए कहा कि वन है तो हम हैं। वन विभाग और हमारे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
गजानन फेरो प्रभारी लिमिटेड के संयुक्त दान पर वन फॉर रन का जो आज घाटशिला इस भंडारी फुटबॉल मैदान में इस जगह का सुनिश्चित किया गया, यहाँ से प्रारंभिक किया गया है। इसके लिए हम तमाम हमारी वन विभाग के पदाधिकारियों को हम धन्यवाद देंगे। और आज इस वन फॉर रन में उपस्थित हमारी झारखंड सरकार के वन विभाग के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारीगण और इसमें जो सम्मिलित हुए, भाग लिए हुए हमारी बहनें, हमारे भाई, सभी को आज इस वन फॉर रन में निश्चित तौर से बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। और ये दर्शाता है कि आज हम जिस झारखंड में, हरे भरे झारखंड में हम रह रहे हैं और वह धीरे धीरे आज हम उसको खोते जा रहे हैं, उसको हमें बचानी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना का शताब्दी वर्ष है। इस अवसर पर पार्टी ने मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय और बघनिया के प्रांगण में समारोह से सम्मेलन आयोजित किया है। सम्मेलन का प्रारंभ पार्टी के वरीय नेता रमण कुमार के द्वारा झंडोत्तोलन से हुआ है। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि पार्टी का इतिहास साझी शहादत और साझी विरासत की रही है और भाकपा बेदाग है, इस पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। वही सम्मेलन में सर्वसम्मति से 23 सदस्य भी यहां पर गठित किया गया है। पार्टी का इतिहास गौरवशाली इतिहास है। आजादी के गर्व से कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1925 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में। हमारे सैकड़ों नेताओं को काला पानी की सजा हुई, उनको यातनाएं दी गई, उनके ऊपर लाठी बरसाया गया, कानपुर षड्यंत्र केस किया गया, मेरठ षड्यंत्र केस किया गया। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता विचलित नहीं हुए। अंग्रेजी हुकूमत कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर बैंड लगा दिया था। उसके बावजूद भी हमारी लड़ाई जारी रहा और मैं फक्र के साथ कह सकता हूं कि यह पार्टी बड़े पैमाने पर आजादी की लड़ाई में शहादत देने वाली की पार्टी है। यह पार्टी मेहनत का साबाम किसानों मजदूरों की पार्टी है। हमने तेलंगाना और तेभागा आंदोलन में हजारों लोगों की शहादत दिया और लाखों लोगों को बसाने का काम किया। कम्युनिस्ट पार्टी जब केंद्र सरकार को समर्थन दी तो हमने जनहित में काम लिया। आज सीलिंग एक्ट कानून बनवाया, आज बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया, कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण करवाया, मनरेगा कानून बनवाया, सूचना का अधिकार कानून बनवाया, खाद्य सुरक्षा कानून बनवाया, गरीबों और वंचितों को सम्मान दिलाया। यह कम्युनिस्ट पार्टी का काम है। कम्युनिस्ट पार्टी गर्व के साथ कहती है। गुमला जिले के 4 मजदूर तेलंगाना के नगर कुर्नूल में निर्माणाधीन SLBC सुरंग हादसे में फंस गए हैं। शनिवार को हुए इस बड़े हादसे में कुल 8 मजदूर टनल में फंसे, जिसमें गुमला के संतोष साहू, अनुज साहू और जगता खेस और संदीप साहू शामिल है। हादसा सुरंग में अचानक पानी के रिसाव के कारण हुआ। हालांकि मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो वहीं गुमला के करौंदी पंचायत के तिर्रा गांव निवासी संतोष साहू के फंसने की खबर से उनका परिवार सदमे में है और पूरा परिवार सरकार से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की अपील कर रहा है। तेलंगाना कमाने सुरंग में फंस गए हैं को सरकार से मदद चाहते हैं कि मेरे पापा को लाए। मेरे पापा कमाने गए हैं तेलंगाना। पापा का नाम संतोष साहू है। हम लोग 3 भाई बहन हैं। हम लोग को पता चला है कि सरकार पापा फंस गए हैं सुरंग में। सरकार से जाते हैं कि मेरे पापा घर सहमत पहुँच जाए। वो मेरा देवर जी हैं, का घर का स्थिति खराब है। वो 2 साल से तेलंगाना में कमाने के लिए चले गए हैं। 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और सरकार से ही आग्रह करते हैं कि वो सकुशल घर आ जाए। क्या हुआ है वहाँ पे सुरंग में फंसे हुए हैं। लोग को भी बहुत डर लग रहा है ताकि कैसे हैं कैसे नहीं, वहाँ सब डरे हुए हैं।
और आग्रह करते हैं कि वे सही सलामत घर आ जाए। और हम लोग सभी भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि वो सकुशल आ जाए। तो वहीं गिरिडीह के विश्वनाथ नर्सिंग होम में चिकित्सक की लापरवाही से झामुमो नेता के भाई की मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान पांडेडी निवासी संतोष शर्मा के रूप में की गई है। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा। मृतक संतोष शर्मा झामुमो नेता के बड़े भाई थे। इधर मामले की जानकारी मिलने के बाद नगर विकास मंत्री सुदिव्या कुमार सोनू, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, महिला थाना प्रभारी दीपमाला कुमारी समेत भारी संख्या में पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी देते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। मिडवे भरतों में मेरे भाई का ट्रीटमेंट चल रहा था पटना में, और बढ़िया बेटा ट्रीटमेंट चल रहा था। हल बोल जैसे हम लोग चलते लिए वैसे चलते फिरते थे। 4 दिन पहले इनका थोड़ा सा पेट में दर्द हुआ था। उस समय भी 4 दिन पहले यहाँ आए थे, 2 दिन एडमिट रहे, इलाज हुआ। डॉक्टर नीरज दुकानी ने देखा, बोला रोड ब्लेडर में पथरी है, ठीक हो जाएगा। तो एक बार अपने जो काउंसलिंग डॉक्टर उनसे मिल लीजिए। तो वो जाकर फिर पटना ट्रीटमेंट करा के आए। परसों जाकर के फिर शाम को बोले, फोन किए कि आ जाइए, एडमिट कर देते। एडमिट परसों किए को यहाँ एडमिट किया गया। मरीज के परिजनों में और डॉक्टर दुकानिया के बीच में हो रही बात के सूत्र सिर्फ एक ही बात के थे, एक ही बात के थे। हमने डॉक्टर साहब को यही कहा कि अगर मरीज क्रिटिकल था और इसकी केस हिस्ट्री आपको पीएमसीएच से मालूम थी या पटना जहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था, तो जब आपके सीमित संसाधन थे तो आपने इस केस को हैंडल यहाँ किया। आप हाथ जोड़कर ये कह देते कि ये केस हमारे यहाँ हैंडल होने लायक नहीं है, आप इसको हायर सेंटर में ले जाइए। ये जानते हुए आप। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।